Assalamu alaikum everyone, this is Mubin Ahmed and we are back with a new lecture on physics. We're done with deformation and now we'll be starting passive questions. हम MCQ questions करेंगे और थ्योरी करेंगे और जो questions हैं दोनों से हैं, O लेवल से भी हैं, IGCSE से भी हैं. ओके अच्छा लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाह करते हैं. हम लेटेस्ट से करेंगे इंशाल्लाह 2025 ऑनवर्ड्स हम क्वेश्चंस करेंगे एंड 2017 या 18 तक जाएंगे. काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह सारे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग इज़ मेजर्ड एज ए लोड स्ट्रेचिंग इट इज़ इंक्रीज्ड. जैसे जैसे लोड बढ़ाया जा रहा है एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है एंड हर लोड के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन को मेजर कर रहे हैं. फिर वो कहते हैं द ग्राफ शोज़ द रिजल्ट्स. विच पॉइंट इज़ द स्प्रिंग्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अच्छा कौन सा पॉइंट हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. तो देखो सबसे पहले भाई व्हाट इज़ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो पॉइंट होता है जिसके बाद आपका स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होती है वो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहती है. और ग्राफ पे से कैसे पता करते हैं, ग्राफ पे से ऐसे पता करते हैं कि उस पॉइंट के बाद आपका ग्राफ कर्व होना शुरू हो जाता है. तो हमने बेसिकली देखना है कि कौन से पॉइंट के बाद ग्राफ कर्व होना शुरू हुआ. ए के बाद देखो ग्राफ स्टिल एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन बी ऑनवर्ड्स ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कर्व होना शुरू हो गया. तो बी जो है वो आपका सही आंसर है. बी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज बी ऑनवर्ड्स आपका ग्राफ कर्व होना शुरू हो गया, जो कि ये बता रहा है कि आपका स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन है दैट इज़ नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लोड. अच्छा एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है एंड वो ये है कि काइंडली पीछे जो बाजुओं की आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर करना. इट्स 14 अगस्त और आप सोच सकते हो कि यहाँ सुबह से क्या हाल हो रहा होगा. सुबह से बच्चों ने बाजे बजा के बहुत बुरा हाल किया हुआ है. तो पीछे अगर बाजों की आवाज़ आती है तो काइंडली इसको इग्नोर करना. ओके. सवाल नंबर 2. सवाल कहते हैं द ग्राफ शोज़ हाउ द एक्सटेंशन ऑफ 4 डिफरेंट थ्रेड्स डिपेंड ऑन द लोड अटैच्ड. भाई इनके जो एक्सटेंशन है ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि इनकी एक्सटेंशन किस तरह से चेंज हो रही है जैसे जैसे जो लोड हैंग किया है वो चेंज कर रहे हैं. विच थ्रेड इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू स्ट्रेच ओवर द रेंज ऑफ लोड्स ऑन. अच्छा आपको 4 ऑब्जेक्ट्स के लोड एक्सटेंशन ग्राफ के बने ए बी सी एंड डी. अब इनमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल स्ट्रेच करना किसको है. बहुत आसान है. हम क्या करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लोड ले लेते हैं. लेट्स सपोज हमने एक ये वैल्यू ले ली, हमने एक ये लोड की वैल्यू ले ली. अब हम देखेंगे कि इतने लोड पर सबसे कम एक्सटेंशन किसकी आई है. जाहिर सी बात है जिसकी एक्सटेंशन सबसे कम होगी उसको ही एक्सटेंड करना सबसे मुश्किल होगा, है ना. तो जो डी की एक्सटेंशन आई है वो आई है इतनी, डी की इतनी एक्सटेंशन आई है. जो सी की एक्सटेंशन आई है वो तकरीबन इतनी आई है. और ए की जो आई है वो इससे भी ज़्यादा आई है. और डी की भी ज़्यादा ही आई है. ठीक है, ये ए की एक्सटेंशन है, ये बी की एक्सटेंशन है, सॉरी ये ए की एक्सटेंशन है, ये सी की एक्सटेंशन है और ये डी की एक्सटेंशन है. तो सेम फोर्स लगाने पर सबसे कम एक्सटेंशन किसकी आ रही है, डी की आ रही है. यानी डी को एक्सटेंड करना सबसे मुश्किल है. तो डी जो है, अच्छा अब इसका ना एक वर्ड होता है, एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करना जितना मुश्किल होता है हम कहते हैं उस स्प्रिंग की स्टिफनेस उतनी ही ज़्यादा है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि डी जो है ना इसकी स्टिफनेस जो है वो हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा स्टिफनेस है. वैसे तो सही आंसर हमारा डी ही है बिकॉज डी में सेम फोर्स पर सबसे कम एक्सटेंशन आई है. आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस. Okay, so next question. An unstretched spring of length 15 centimeters. Okay. So एक स्प्रिंग की जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर्स है. अनस्ट्रेच्ड लेंथ का मतलब होता है उसकी ओरिजिनल लेंथ.
जब उसमें ज़ीरो एक्सटेंशन होती है। तो ये 15 सेंटीमीटर्स का मतलब बेसिकली ये है कि वो हमें बताना चाह रहा है कि जो स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर्स, stretches by 4 centimeters when a mass of weight 6 Newton is suspended from it। अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई हम जब उसके ऊपर उससे 6 न्यूटन्स का वेट सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो उसके अंदर 4 सेंटीमीटर्स की एक्सटेंशन आ जाती है, यानी उसकी लेंथ 4 से इंक्रीज़ कर जाती है। सो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर उसकी ओरिजिनल लेंथ गिवन है, हमें यहाँ पर उसकी एक्सटेंशन गिवन है और हमें यहाँ पर वेट यानी लोड गिवन है। तो सबसे पहले इस डाटा को देखते हुए हम सबसे पहले इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं। हमने एक इक्वेशन याद की होती है दैट इज़ F इक्वल्स के एक्स। F इज़ फॉर फोर्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज एक्सटेंशन। हमारे पास फोर्स गिवन है, फोर्स कितनी है, फोर्स इज़ 6 और एक्सटेंशन कितनी है, एक्सटेंशन 4 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। 6 डिवाइड बाई 4 एंड दैट इज़ 3/2 एंड 3/2 इज इक्वल्स टू 1.5 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर्स आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये क्यों निकाला ये पता चल जाएगा। स्प्रिंग डज नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्प्रिंग का लोड एक्सटेंशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट व्हेन द वेट ऑफ सस्पेंडेड मास इज 3 न्यूटन्स। ओके, अब आए ना अपने मुद्दे पर। अब वो कह रहे हैं कि अगर 6 न्यूटन का वेट हटाकर हम 3 न्यूटन का वेट लगा दें तो टोटल लेंथ कितनी होगी। देखो ध्यान से देखो, सिली मिस्टेक्स ऐसे ही होती हैं, हम सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते। उन्होंने एक्सटेंशन नहीं मांगी, उन्होंने मांगी टोटल लेंथ कितनी होगी। तो पहले हम इस फोर्स का यूज़ करके और इस स्प्रिंग कांस्टेंट का यूज़ करके पहले हम एक्सटेंशन निकालेंगे और फिर एक्सटेंशन को ओरिजिनल लेंथ में ऐड कर देंगे, तब हमारे पास टोटल लेंथ आएगी। ओके, लेट्स डू दैट। सबसे पहले मुझे बताएं कि F इक्वल्स के एक्स, जहाँ पर F फोर्स है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड एक्स एक्सटेंशन है। फोर्स आपके पास है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी आपके पास है दैट इज़ 1.5 और एक्सटेंशन भी आपके पास है दैट इज़, नहीं एक्सटेंशन निकालनी है आपने। तो यहाँ से एक्सटेंशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 डिवाइड बाई 1.5 एंड दैट इज़ 2 सेंटीमीटर्स। एक्सटेंशन आ गई आपकी। सो टोटल लेंथ कितनी होगी, याद रखो टोटल लेंथ जब भी निकालनी होती है, टोटल लेंथ में हम क्या करते हैं, टोटल लेंथ के अंदर हम लोग ओरिजिनल लेंथ में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन को ऐड कर देते हैं, लेंथ प्लस एक्सटेंशन। आई होप दैट मेक सेंस। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 15 + 2 it becomes 17 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से हमारा सही आंसर आ जाता है डी। आई होप दैट मेक सेंस। सो आ जाओ अगले सवाल पर। अ स्प्रिंग हैज़ अ लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर्स व्हेन लोड विद अ 200 ग्राम मास। आपने जब एक स्प्रिंग के साथ 200 ग्राम मास हैंग किया हुआ था तो तब आपके पास स्प्रिंग की टोटल लेंथ थी दैट वाज 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अभी 9 सेंटीमीटर्स ना ही स्प्रिंग की एक्सटेंशन है ना ही उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये क्या है, ये उसकी टोटल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, और फिर क्या करता है कि बच्चा ये 200 ग्राम मास को रिप्लेस करके डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट्स को हैंग करता है और फिर डिफरेंट मैसेस पर जो एक्सटेंशंस आती हैं उनका यूज़ करके ग्राफ बना लेता है, एक्सटेंशन मास ग्राफ, जो कि आपको बता रही है कि 200 ग्राम मास पे कितनी एक्सटेंशन आपको मिली। 200 ग्राम मास जब हैंग किया था तो 200 ग्राम मास पर जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आई थी दैट वाज 2 सेंटीमीटर्स। कितनी थी, 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा अब हमने एक चीज़ पढ़ी कि जो आपकी टोटल लेंथ होती है वो कैसे आती है, टोटल लेंथ आपके पास आती है ओरिजिनल लेंथ
प्लस एक्सटेंशन, ऐसा ही है। तो टोटल लेंथ आपको पता है, आपको एक्सटेंशन भी पता है। क्या हम स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ 9 है, ओरिजिनल लेंथ आपके पास नहीं पता है, वही कह देते हैं। और एक्सटेंशन आपके पास 2 है, यहाँ से ओरिजिनल लेंथ आपके पास आ गई 7 सेंटीमीटर्स। यानी स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है? वो 7 सेंटीमीटर्स है। अब सवाल देखो आगे। द 200 ग्राम मास इज़ रिप्लेस बाय 100 ग्राम मास। आपने इसको हटा के यहाँ पे 100 ग्राम का मास हैंग कर दिया। अब बताओ उसकी नई लेंथ क्या है? न्यू लेंथ मांगी है, दोबारा से एक्सटेंशन नहीं मांगी है, न्यू लेंथ मांगी है, यानी टोटल लेंथ मांगी है। तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपली हम ओरिजिनल लेंथ में टोटल लेंथ निकालने के लिए हम ओरिजिनल लेंथ में क्या करते हैं? एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? ओरिजिनल लेंथ आपके पास थी 7, अभी निकाली। और एक्सटेंशन कितनी आ रही है? 100 ग्राम मास पर। 100 ग्राम मास हांग करने पर जो एक्सटेंशन आ रही दैट इज़ 1। क्या आंसर आया? 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज़ ए बी, राइट। करना कुछ नहीं था। आपने क्या किया? सबसे पहले हमने देखा कि इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, फिर ग्राफ को देख के पता लगाया कि 100 ग्राम मास हांग करने पर कितनी एक्सटेंशन आ रही है, और टोटल लेंथ निकालने के लिए हमने ओरिजिनल लेंथ में एक्सटेंशन को ऐड कर दिया, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस। चलो जी गाइस, अगला सवाल आ गया है। अच्छा एक और चीज़, ये जो PDF है ना, ये इंशाल्लाह इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। इसमें ऊपर नोट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और इजी नोट्स हैं, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द डायग्राम शोज हाउ द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग चेंजेस विद अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। डायग्राम दिखा रही है कि आपकी स्प्रिंग की लेंथ कैसे चेंज होती है जब आप 10 न्यूटन का मास इसके ऊपर हैंग करते हो। कितनी आसानी से समझ आ गया है ना। तो देखो भाई, हमारी कौमी ज़ुबान, हमारी मदर लैंग्वेज है उर्दू। अगर सवाल ना समझ आ रहा हो उर्दू में कन्वर्ट कर लो, उसी वक्त समझ आ जाएगा, यकीन मानो। द 10 न्यूटन लोड इज़ रिप्लेस बाय 20 न्यूटन लोड। आपने अब क्या किया कि 10 न्यूटन लोड को हटा के 20 न्यूटन्स का लोड लगा दिया। व्हाट इज़ द न्यू लेंथ? न्यू लेंथ निकाल दो। अच्छा, सबसे पहले आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको पता है कि आपकी स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज़ इट? द ओरिजिनल लेंथ ऑफ योर स्प्रिंग इज़ 5 सेंटीमीटर्स। ये क्या है आपकी? ये आपकी स्प्रिंग की है ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और ये आपकी क्या है? ये आपकी है न्यू लेंथ, यानी टोटल लेंथ जब आपने 10 न्यूटन्स का मास हांग किया। कैन वी फिगर आउट एक्सटेंशन कितनी आई? बिल्कुल निकाला जा सकता है। एक्सटेंशन के लिए हम क्या करते हैं? एक्सटेंशन निकालने के लिए हम टोटल लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर देते हैं। 8 माइनस 5, यहाँ से एक्सटेंशन मेरे पास आ गई 3 सेंटीमीटर्स। अच्छा, नाउ आई हैव द एक्सटेंशन दैट इज़ 3, आई हैव द फोर्स दैट इज़ 10। कैन आई फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट? एग्जैक्टली आई कैन। मुझे पता है फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन। ऐसा ही होता है ना, F इक्वल्स के एक्स, जहाँ पे F फोर्स होता है, K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और X एक्सटेंशन होता है। तो फोर्स की वैल्यू पता है 10 है, K की वैल्यू नहीं पता, X की वैल्यू क्या है? 3 है। K को सब्जेक्ट बना देंगे। 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू K। अब ये जो 10 डिवाइड बाई 3 होता है, ये 3.3333 एक रिकरिंग नंबर है, तो मैं इसको एज इट इज़ उठा लूँगा। मैं इसको ऐसा फ्रैक्शन ही ले लेता हूँ और डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालूँगा। पहले मुझे देखना तो मेरे पास कैलकुलेटर है भी कि नहीं। मिल गया, मेरे पास कैलकुलेटर है भाई। चलो ठीक है, ये आ गया मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट। अब मुझे निकालना है कि जब 20 न्यूटन्स का लोड हैंग होगा तो एक्सटेंशन कितनी आएगी। अब ये देख लेते हैं, इसकी वर्किंग यहाँ पे करते हैं। तो मेरे पास जो लोड है, फोर्स है, वो कितनी है? फोर्स है 20 न्यूटन्स, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट अभी निकाला है दैट इज़ 10/3। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एक्सटेंशन निकालनी है मुझे। एक्सटेंशन निकालने के लिए F इक्वल्स KX यूज़ करेंगे फिर से। F इक्वल्स KX। फोर्स की वैल्यू 20 है, K की वैल्यू क्या है? 10/3, और एक्सटेंशन को एज इट इज़ ले लेंगे। ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 10 इज़ इक्वल्स टू एक्सटेंशन की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर्स।
राइट। अब मुझे टोटल लेंथ चाहिए, तो मैं इसमें ओरिजिनल लेंथ को ऐड कर दूंगा। ओरिजिनल लेंथ 5 थी, तो 6 + 5 कितना होता है? 11 होता है। आंसर बी आ गया। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस। आपसे वो हमेशा ऐसे ही करवाया करेंगे। मेजोरिटी ऑफ डिफॉर्मेशन क्वेश्चंस लुक्स लाइक दिस। सबसे पहले वो आपको एक स्प्रिंग का एक्सटेंशन देंगे और लोड देंगे, और आपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना होगा। फिर उसके बाद आपसे कहेंगे कि आपने ये वाला लोड हटा के एक और लोड लगा दिया। अब बताओ एक्सटेंशन कितनी होगी, है टोटल लेंथ कितनी होगी, राइट। तो आपने पहले पार्ट से पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, और स्प्रिंग कांस्टेंट को अगले पार्ट में यूज़ करके जो चीज़ मिसिंग है वो आपने फाइंड करनी होती है। इस तरह के आप देखोगे, आपको इस तरह का ही ट्रेंड नज़र आएगा मोस्टली क्वेश्चंस में। आई होप दैट मेक सेंस। अच्छा, तो ज़रा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा था, उसकी वजह से पंखा मैंने बंद कर दिया है। अब होपफुली बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आएगा। अच्छा, आप सोच रहे होगे भाई सवाल को करने का तो एक शॉर्टकट भी था, तो वो सर आपने क्यों नहीं बताया? तो देखो बेटा, बात ये है कि जब शॉर्टकट्स पे रहोगे ना तो फिर फंस जाओगे, यकीन मानो। बेशक ये काम आते हैं शॉर्टकट्स, आप तब यूज़ करो जब यू आर 100% कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ कि यू हैव मास्टर्ड द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। आपको इसकी हर चीज़ जड़ें पता चली हैं, फिर आप वो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, राइट। वरना हमेशा यही रिकमेंडेड है कि हमेशा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके अपना आंसर निकाले करो, बिकॉज शॉर्टकट से कभी कभी आंसर्स गलत आ जाते हैं। सवाल नंबर 6, अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ फॉर स्प्रिंग इज शोन। आपको फिर से एक स्प्रिंग का क्या गिवन है, आपको उसका लोड एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है, ठीक है। So, which point is the limit of proportionality for the spring and what is the spring constant of the spring equal to? Alright, भाई लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कौन सा पॉइंट है एंड व्हाट हम इस ग्राफ से स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यू है। क्या है क्यू है? देखो, ग्राफ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि उस पॉइंट के बाद आपका ग्राफ कर्व होना शुरू हो जाएगा। तो क्या क्यू के बाद ग्राफ कर्व होना शुरू हो गया? बिल्कुल कर्व होना शुरू हो गया। उससे पहले स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो क्यू बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन हमें भी देखना है तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कैसे निकालें? द ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। अच्छा, तो क्या पी क्यू का ग्रेडियंट हमें स्प्रिंग कॉन्स्टेंट देगा? निकाल के देख लेते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट कहा जाता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या पड़ा है? फोर्स यानी लोड यानी फोर्स पड़ा हुआ है, और एक्स एक्सिस पे क्या पड़ा है? एक्सटेंशन पड़ी है। अब चेक करो ज़रा, एफ इक्वल्स के एक्स लगाओ। यहाँ पे अगर हम के को सब्जेक्ट बनाए तो क्या सेम इक्वेशन आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो बिल्कुल आपके पास जो पी क्यू का ग्रेडियंट है वो आपको क्या देगा? वो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट देगा। तो बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। दैट्स वाई मैं कहूँगा कि हम जाएंगे ए के साथ। बट बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, आर तो गलत ही है ना, क्योंकि आर से पहले ही ग्राफ कर्व होना शुरू हो गया था। अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे ये गलत है, क्यू आर का ग्रेडियंट। क्यू आर का ग्रेडियंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पर आपके पास जो लोड है और एक्सटेंशन है दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं यहाँ लिख पे देता हूँ कि इस ग्राफ के पार्ट पर आपके पास लोड और एक्सटेंशन जो है दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिर्फ जहाँ पर स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, और यहाँ के ग्रेडियंट से हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते थे। आई होप दिस क्वेश्चन मेक्स सेंस। आगे आ जा। अच्छा जी, अगला सवाल। ओके, तो ये सवाल ज़रा मज़ेदार लग रहा है, बहुत बड़ा ग्राफ है इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू डिफरेंट लेंथ्स बाय वेरिएबल फोर्सेस। क्या मतलब है? इसका आसान मतलब ये है कि आप डिफरेंट फोर्सेस लगा रहे हो और डिफरेंट फोर्सेस पे आपको डिफरेंट एक्सटेंशन मिल रही है, और नीचे आपको उस एक्सटेंशन के आपसे ग्राफ बना के दिया हुआ है। द ग्राफ शोज हाउ द साइज ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ टू व्हिच स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि ग्राफ आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह फोर्स चेंज करने से आपकी एक्सटेंशन यानी स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो रही है। अब ये ग्राफ ना बड़ा अजीब है।
देखो हमने फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ पढ़ा, हमने एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ पढ़ा, लेकिन हमने फोर्स और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग का ग्राफ नहीं पढ़ा। क्या मतलब है इसका? वाई एक्सिस पे फोर्स है और एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस पे आपके पास लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। यानी एक्सटेंशन नहीं बता रहा, या आपको स्प्रिंग की क्या बता रहा है? टोटल लेंथ बता रहा है। तभी आप देख सकते हो कि ज़ीरो फोर्स पे आपके पास एक्स एक्सिस पे एक स्पेसिफिक वैल्यू है। अब ये क्या बतानी चाह रही है? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर्स, जब कोई फोर्स नहीं लग रही थी, जब फोर्स की वैल्यू ज़ीरो थी, तब एक्सटेंशन भी ज़ीरो होगी, है ना। और जब ज़ीरो एक्सटेंशन पे आपकी स्प्रिंग की जो लेंथ थी दैट वाज 10 सेंटीमीटर्स। तो ये क्या है? ये लेंथ आपकी स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है। ये तब की लेंथ है जब स्प्रिंग ज़रा भी स्ट्रेच नहीं हुआ हुआ, ज़रा भी फोर्स नहीं लग रही उसके ऊपर। दिस इज़ योर स्प्रिंग्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है जी, ऑलराइट। अच्छा, तो ये है कि सवाल कहते हैं व्हाट इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल दो। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आपको फोर्स चाहिए और एक्सटेंशन चाहिए। हम ये पॉइंट ले लेते हैं, कोई कलर लेते हैं जो सही से नज़र आए। ये कलर ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं भाई। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज़ 4, और जो स्प्रिंग की टोटल लेंथ है दैट इज़ कितनी है? 20। अब यहाँ पे आ जाओ, फोर्स की वैल्यू 4 है, टोटल लेंथ आपके पास कितनी है? 20 है, और आपको ओरिजिनल लेंथ भी पता है। ओरिजिनल लेंथ आपके पास कितनी है? 10 है। और आपने क्या निकालनी है? आपको एक्सटेंशन भी नहीं पता। क्या कर रहे हैं भाई? वी डोंट नो द एक्सटेंशन एज वेल एंड वी डोंट नो द स्प्रिंग कांस्टेंट एज वेल। हमने ये दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले क्या हम यहाँ पर एक्सटेंशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ माइनस कर दो, तो 20 माइनस 10 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर्स। ये आपकी एक्सटेंशन है। और स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालें? फिर से F इक्वल्स के एक्स लगा देते हैं। यहाँ पे F फोर्स है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स एक्सटेंशन है। तो फोर्स की वैल्यू 4 है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमने निकालना है, और एक्सटेंशन की वैल्यू 10 है। K को सब्जेक्ट बना लेंगे, K की वैल्यू आ जाएगी 0.4। क्या 0.4 का यहाँ पे कोई है ऑप्शन? बिल्कुल है, B इज़ द करेक्ट आंसर। I hope that makes sense. Question number 7 का आंसर is B, exactly. Okay, so next question. The graph shows how the extension of a spring changes with the mass suspended from it when the spring is on planet X and when the spring is on planet Y. Okay. तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने एक स्प्रिंग के साथ मास हैंग किया तो स्प्रिंग के अंदर क्या आई? एक्सटेंशन आई। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग ये फिगर आउट कर रहे हैं कि हम जब उसी मास को और उसी स्प्रिंग को डिफरेंट प्लैनेट्स पे लेके जाएंगे तो एक्सटेंशन के साथ क्या होगा। तो उसी का ग्राफ इन्होंने हमें यहाँ बना कर दिया हुआ है। ठीक है, ये मास है वाई एक्सिस पे, और सॉरी एक्स एक्सिस पे मास है, वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन है। एंड वी कैन सी हमें दो ग्राफ गिवन है, एक प्लैनेट एक्स का ग्राफ गिवन है, एक प्लैनेट वाई पर। ठीक है जी। विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस ग्राफ्स? अब इस ग्राफ को देख के हम क्या कंक्लूजन बना सकते हैं? चलो देखते हैं। ये एक मुश्किल क्वेश्चन है जो मेरे ग्रुप में काफ़ी दफ़ा शेयर हुआ है। सो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह कि क्यों नहीं हो पा रहा था। तो इसमें हम कोशिश करेंगे हर ऑप्शन को ज़रा ध्यान से देखें। ऑप्शन ए कहती है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ्स ऑन प्लैनेट एक्स एंड वाई। ऑप्शन ए कहती है कि हम दोनों ग्राफ्स को देख के, प्लैनेट एक्स का ग्राफ देख के और प्लैनेट वाई का ग्राफ देख के, हम इन दोनों प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, चलाओ देखते हैं। सेम स्प्रिंग है और सेम मास है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्प्रिंग के ऊपर 2 kg का मास हैंग किया। प्लैनेट वाई के ऊपर एक्सटेंशन आई कितनी? 10 सेंटीमीटर्स की।
और प्लैनेट वाई के ऊपर कितनी एक्सटेंशन आई, सॉरी प्लैनेट एक्स के ऊपर एक्सटेंशन आई 30 सेंटीमीटर्स। फॉर दिस सेम मास एंड फॉर दिस सेम स्प्रिंग प्लैनेट वाई के ऊपर एक्सटेंशन आ रही है 10 सेंटीमीटर्स और प्लैनेट एक्स के ऊपर एक्सटेंशन आ रही है 30 सेंटीमीटर्स। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी समझते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी के लिए फ़िलहाल समझ लो स्प्रिंग बनाने में मुझे ना टाइम लग जाएगा, तो ये समझ लो जो स्ट्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, इतना तो आप लोग बता सकते हो ना, इतना तो आप सबको पता है कि वेट इज़ इक्वल्स टू मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। एक प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वेट उसके ऊपर एक्ट करेगा फॉर द सेम मास, है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपका मास 50 kg है और आप अर्थ पर खड़े हो तो आपके ऊपर 500 न्यूटन का वेट लग रहा है, लेकिन अगर आप मून पे चले जाओ जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम है तो वहाँ पर कम वेट एक्ट करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा वेट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन आएगी। अब देखो सेम मास को आप जब प्लैनेट वाई पर लेके गए तो एक्सटेंशन कम आ रही है, और सेम मास को जब प्लैनेट एक्स के ऊपर लेके गए तब एक्सटेंशन ज़्यादा आ रही है। कैन यू थिंक ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या आपको कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे? बिल्कुल, हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि प्लैनेट एक्स पे वेट ज़्यादा एक्ट कर रहा है क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंशन आ रही है, और प्लैनेट वाई पे वेट कम एक्ट कर रहा है क्योंकि कम एक्सटेंशन आ रही है। यहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ की कम है। तो क्या मैंने आपके सामने दोनों ग्राफ्स को देख के दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं किया ना, यानी ये पॉइंट गलत है। ऑप्शन बी देखो, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट एक्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट वाई। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया x की ज़्यादा है y की कम है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट x इज़ 1/3 ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट y, ठीक है। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आपके पास प्लैनेट x की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वो 1/3 ऑफ y है, यानी y की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 3। चलो देख लेते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे चीज़ें ज़रा मुश्किल हो जाएंगी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है प्लैनेट एक्स के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो वाई का क्या है, 1/3 है, यानी वाई की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के अगर 3 हिस्से किया जाए तो उसमें से एक हिस्सा, अगर इनडायरेक्टली मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो वाई से 3 टाइम्स कम है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लैनेट एक्स इज़ 3 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ वाई। और क्या हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है? देखो सेम मास पे वाई पे कम एक्सटेंशन है और प्लैनेट एक्स पे ज़्यादा एक्सटेंशन है। एक्स पे तो ज़्यादा वेट एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कम वेट एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पर कम होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है ना, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है। प्लैनेट एक्स की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है वाई से, और ये ऑप्शन कहती है कि एक्स की कम है वाई की ज़्यादा है।
तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब डी देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लानट एक्स इज़ 3 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन प्लानट वाई। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं एक्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो वाई से 3 टाइम्स ज़्यादा है। वैसे मुझे पता है ऑप्शन सही है क्योंकि बची ही है, और वाकई पूरी सारी ऑप्शंस में सिर्फ यही सेंस बना रही है, एक्स की ज़्यादा है और वाई की कम है, लेकिन 3 टाइम्स कैसे? अच्छा, अगर समझ आ गई ठीक है, वरना चलो कोशिश करता हूँ मैं समझाने की ना। देखो, हमें एक चीज़ पता है कि जो वेट होता है दैट इज़ इक्वल्स टू मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड कैन यू ऑब्जर्व कि मास आपका कांस्टेंट है बहुत प्लैनेट्स पे। मास इज़ कांस्टेंट। व्हाट डज दैट मीन्स? इट मीन्स दैट कि वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। वेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि इन दोनों प्लैनेट्स पे जो हुक लॉ है वो अप्लाई हो रहा है, दोनों पे हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। अगर आप देखो सेम मास पे जो प्लैनेट वाई की एक्सटेंशन है 10 है और प्लैनेट एक्स की एक्सटेंशन 30 है, प्लैनेट एक्स की एक्सटेंशन प्लैनेट वाई से 3 टाइम्स ज़्यादा है। प्लैनेट एक्स के जो एक्सटेंशन है वो क्या है? प्लैनेट एक्स की एक्सटेंशन, अब ज़रा ध्यान से देखना, अब ज़रा चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी। प्लैनेट एक्स की एक्सटेंशन प्लैनेट वाई से 3 टाइम्स ज़्यादा है। अब यहाँ पर दोनों सेम स्प्रिंग है, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर प्लैनेट एक्स के ऊपर एक्सटेंशन क्या है? 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो जो फोर्स लग रही होगी जिसकी वजह से एक्सटेंशन आई वो भी प्लैनेट वाई से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी, क्योंकि फोर्स और एक्सटेंशन आपस में बिल्कुल भाई भाई जैसा ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशन है। और जब फोर्स 3 टाइम्स ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। दोबारा सुनो, दोनों सेम स्प्रिंग्स हैं, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट एग्जैक्टली सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पे लगने वाला वेट, दोनों के ऊपर जो एक्सटेंशन आ रही है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्लैनेट एक्स पे आने वाली एक्सटेंशन प्लैनेट वाई पे आने वाली एक्सटेंशन से 3 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये है इस पे लगने वाली फोर्स भी प्लैनेट वाई से 3 टाइम्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि वेट का, यानी ये जो फोर्स थी ये वेट ही थी, वेट का और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर वेट आपका फोर्स 3 टाइम ज़्यादा होगा तो वहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी 3 टाइम ज़्यादा होगी। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस। ये एक मुश्किल सवाल था। अच्छा, बात ऐसी है कि मेरी तसल्ली नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सवाल नहीं समझ आया, जो कि वाकई है, मुझे पता है। सो आई हैव एन एग्जाम्पल, चलो इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये समझ लो कि जो ब्लू कलर की स्ट्रिंग आप देख रहे हो ये क्या है? एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग बनाने में टाइम लग रहा था, तो ये स्ट्रिंग ही समझ लो स्प्रिंग है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1 है और इसका मास 10 kg है, राइट। नाउ मेरे पास 2 प्लैनेट हैं, एक है प्लैनेट एक्स, एक है प्लैनेट वाई। बिल्कुल ऊपर वाली एग्जाम्पल की तरह प्लैनेट वाई के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 4 है और प्लैनेट एक्स पे 12 है, यानी वाई से 3 टाइम्स ज़्यादा। अब ज़रा ध्यान से देखना, जब मैं इस स्प्रिंग को प्लैनेट एक्स पे लेके आऊँगा तो क्या ख्याल है इस पे वेट कितना लगेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 12 है तो वेट कितना लगेगा? वेट आपके पास लगेगा 120, है ना। मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको वेट देता है। वहीं पे अगर मैं इस स्प्रिंग को ले जाऊँ एक ऐसे प्लैनेट पर जहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक्स से 3 टाइम्स कम है, तो यहाँ पर वेट कितना लगेगा? यहाँ पे लगेगा 40 न्यूटन्स। अब ज़रा दोनों के एक्सटेंशन निकालो। हमें पता है कि फोर्स इक्वल्स के एक्स, फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम एक्सटेंशन। K1 है, K क्या है? K1 है। फोर्स की वैल्यू क्या है? 120 है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स,
यहाँ से एक्सटेंशन आ गई हमारे पास 120 सेंटीमीटर्स, के है 1 न्यूटन्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगी, अगेन यहाँ पर कर लेते हैं, इक्वल्स के एक्स लगा लिया हमने, फोर्स की वैल्यू कितने गिवन है 40 गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, एक्सटेंशन एक्स। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक्सटेंशन की वैल्यू 40 सेंटीमीटर्स आ रही है। अब क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक्स पर आने वाली एक्सटेंशन वाई पर आने वाली एक्सटेंशन थे 3 टाइम्स ज़्यादा है। क्या आपको समझ आ रही है? तो यही कहानी ऊपर थी। देखो ज़रा, सेम मैथ पर प्लैनेट एक्स की एक्सटेंशन प्लैनेट वाई की एक्सटेंशन से 3 टाइम्स ज़्यादा थी, और इसी तरह हमने प्रूफ करना था कि जो प्लैनेट एक्स का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी वाई से 3 टाइम्स ज़्यादा है। आई होप दैट मेक सेंस। बस इतना ख़ास क्वेश्चन नहीं था वैसे, लेकिन मुझे डाउट आ रहा था कि शायद ना समझ आया, इसलिए मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड कर ली। मज़ा नहीं ना आता फिर अगर आप पढ़ाई जा रहे हो और सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा तो। अच्छा भाई, अगला सवाल देखो। अ मेटल वायर इज़ स्ट्रेच बाय अ फोर्स एफ अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आपने एक मेटल वायर को स्ट्रेच किया इतना किया कि आप उसको उसके लिमिट तक ले गए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक आप उसको ले गए, ठीक है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स व्हाट हैपन्स व्हेन एफ इज इंक्रीज स्लाइटली। अच्छा, अब वो अपनी प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट तक पहुंच गए। अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स को इंक्रीज़ करते हो तो क्या होगा? चलो रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा है। इसमें ये होता था कि हम जब एक स्प्रिंग को या एक स्ट्रिंग को उसके लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के एक्सीड कर जाते थे या उससे आगे लेके चले जाते थे, तो होता ये है कि आपका जो फोर्स है इट इज़ नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। यूजुअली एक स्ट्रिंग और स्प्रिंग के लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड करने के बाद होता ये है कि दे बिकम ईजियर टू एक्सटेंड, उनको एक्सटेंड करना आसान हो जाता है। अच्छा भाई, तो ये कहता है भाई दे विल ब्रेक, नहीं, द वायर विल नॉट ब्रेक। आगे जाके ना एक और पॉइंट आता है, उसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। अगर आप उससे बढ़कर फोर्स लगाते हो फिर आपका ऑब्जेक्ट टूट जाता है, इधर तक नहीं टूटता। बी कहते हैं द वायर कंटिन्यूज टू एक्सटेंड बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ एक्स। बिंगो, एग्जैक्टली। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ये होता है कि आपकी जो रिलेशनशिप होता है फोर्स और एक्सटेंशन में वो ख़त्म हो जाता है। दे बोथ आर नो लॉन्गर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब वो दुश्मन बन जाते हैं, भाईचारा ख़त्म। तो बी इज़ द आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दैट मेक्स सेंस। ओके, अगला सवाल देखते हैं। बाय द वे, आप लोगों की 14 अगस्त कैसी गुजरी? एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, है ना? अच्छा, मुझे एक बात ज़रूर बताना कि आपके घर के बाहर भी बाजे बजते हैं? लाइक बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बजे हैं यहाँ पर तो। सुबह से शुरू हुए बच्चे और रात तक। ओहो, मेरा बुरा हाल हो गया था कसम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 2015 का सवाल है ये। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों की 14 अगस्त कैसी गुजरी? मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और क्या आप लोग भी बाजे बजाते हो हैं? मैंने नहीं बजाए, ना ही मैं बजाता हूँ, और बहुत नफ़रत है उन लोगों से जो बजाते हैं, बहुत दिमाग खाते हैं कसम से। पता नहीं कायद आज़म ने कब कहा था कि भाई पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उस तारीख को तुम सब ने बाजे बजाने। अगर कहा होता तो मेरे ख्याल से ना करते हैं। अच्छा, सम स्टूडेंट्स प्लान टू यूज़ अ स्प्रिंग टू मेक अ स्प्रिंग बैलेंस विद अ लीनियर स्केल। अब कुछ बच्चे हैं जो कि एक स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं एक स्प्रिंग बैलेंस बनाने का विद अ लीनियर स्केल। अब लीनियर स्केल का मतलब क्या होता है? लीनियर स्केल का मतलब ये होता है एक ऐसा स्प्रिंग बैलेंस बनाना जो कि हुक्स लॉ को ओबे करता हो।
लीनियर स्केल का मतलब ये होता है एक ऐसा स्प्रिंग बैलेंस बनाना जिसमें लगा हुआ स्प्रिंग कि जो एक्सटेंशन है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी वो हुक्स लॉ ओबे करता हो। द ग्राफ शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग चेंजेस विद द लोड ऑन इट। अब ये ग्राफ दिखा रहा है कि कैसे उनके लोड बढ़ाने से उनकी एक्सटेंशन चेंज होती रहती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ से लेके यहाँ तक इनवर्स, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिलेशनशिप है वो टूट जाती है और आपका ग्राफ जो है वो हुक्स लॉ ओबे नहीं करता। यहाँ से लेके यहाँ तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, हुक्स लॉ ओबेड, हुक्स लॉ ओबेड, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक हुक्स लॉ नो ओबेड, हुक्स लॉ not obeyed. So what is the total range of a balance with a linear scale using the spring balance? अब वो कह रहे हैं कि भाई कौन सी रेंज हमें लेनी चाहिए ताकि एक ऐसा स्प्रिंग बैलेंस बन सके जो कि एक लीनियर स्केल फॉलो करता हो। तो बेशक हमें वही हिस्सा पर लेना पड़ेगा जो स्लो ओबे कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। तो 0 से लेके 10 तक, हाँ ये 10 है, नहीं यहाँ से कर्व होना शुरू होता है 10 तक, बिल्कुल 0 से लेके 10 तक लेंगे। 12 पे कर्व हो चुका है, 14 पे तो बहुत ज़्यादा कर्व हो चुका है, तो हम ये वाला हिस्सा लेंगे सिर्फ। सो मोस्ट ऑफ यू आर आस्किंग कि सर वेयर कैन वी फाइंड योर नोट्स। ना ही आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ना ही आपके बायो में लिंक है, ना ही आपकी कोई वेबसाइट है, राइट। सो आपके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सो आई वॉज रिसेंटली वर्किंग ऑन अ वेबसाइट, मैं आपको दिखाता हूँ। नॉट रिसेंटली, आई हैव बिन वर्किंग ऑन इट सिंस मंथ्स and it's about to be complete inshallah in a few days or maybe weeks. Cool, right? So inshallah ये complete हो जाएगी बहुत जल्दी ना। इसमें बहुत कुछ मैं डालने लगा हूँ। अच्छा, अगर आप एंड पे आते हो ना तो आपको ये एक सेक्शन मिलता है एवरीथिंग यू नीड इन वन प्लेस। यहाँ पर फिज़िक्स रिसोर्सेज में आ जाना और यहाँ पर आपको सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी मेरी ना। अब इस पे काम चल रहा है, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, फिर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये मेरी इस पर काम चल रहा है, ये मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स है लेकिन ये कंपाइल्ड होंगे, यानी आपको बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेक्चर्स मिलेंगे। आप जो लेक्चर एक्सेस करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। कुछ अनलिस्टेड लेक्चर्स भी होंगे जो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। फिर आपको टॉपिकल पास पेपर्स आएँ, वो भी आपको इंशाल्लाह यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से ले लेना, ओके। और अगर चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, सिंस इट्स फ्री, इसके लिए कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंशाल्लाह इसमें इतनी रिसोर्सेज मैं डालूँगा फ्यूचर में कि आपको यूट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हर चीज़ अवेलेबल होगी आपके लिए। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो विल कीप द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट वीडियो। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। द डायग्राम शोज़ हाउ द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग चेंजेस व्हेन अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज हंग ऑन इट। कि आप जब इसके ऊपर 10 न्यूटन का लोड हैंग करते हो तो इसकी लेंथ कैसे चेंज होती है, ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है। एक मिनट, ये क्वेश्चन तो आएगा हमने कर लिया ना, लेट मी डबल चेक। जी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो बस क्वेश्चन नंबर चेंज है, द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम। तो इसको हटा देते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। A student wishes to determine the spring constant of a spring. एक बच्चा चाहता है कि वो किसी एक स्प्रिंग कांस्टेंट का, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करे। और जब वो हुक्स लॉ पे करता है तब डिफरेंट लोड्स आर हंग फ्रॉम द स्प्रिंग एंड इट्स लेंथ इज मेजर्ड फॉर ईच डिफरेंट लोड। डिफरेंट मैसेज हैंग किए गए और डिफरेंट मैसेज के ऊपर स्प्रिंग की लेंथ को मेजर किया गया। The table shows the result of the improvement. What is the value of the spring constant of the spring? अच्छा, आप स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर दो।
तो हमें ये पता है कि आपके पास ज़ीरो, जब लोड ज़ीरो था तो आपका स्प्रिंग की लेंथ 12 थी। ये आपको बता रही है कि आपकी स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है दैट इज़ 12। ये 12 क्या है? दिस इज़ योर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। अच्छा, आपने जब लोड लगाया, आपने जब 2 न्यूटन्स का लोड हैंग किया, तो व्हाट वाज योर एक्सटेंशन? एक्सटेंशन हम कैसे निकालते हैं? एक्सटेंशन हम लोग निकालते हैं ओरिजिनल लेंथ में से एक्सटेंडेड लेंथ में से ओरिजिनल को माइनस कर दो। 20 माइनस 12 हमें देता है 8 सेंटीमीटर्स की एक्सटेंशन आई है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो मुझे पता है कि F इक्वल्स KX लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। फोर्स की वैल्यू 2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और एक्सटेंशन की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 2/8 यानी 1/4 यानी 0.25। 0.25। ठीक है, ये क्या है? ये आपके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। I hope that makes sense. I hope the video was helpful. We solve a lot of questions. काफ़ी ज़्यादा questions हमने solve किए आज की क्लास में इंशाल्लाह, और बहुत सारे questions हैं इंशाल्लाह, वो हम next class में solve करेंगे. If the video was helpful, do make sure to like, share and subscribe. And for more helpful content, do make sure to press the bell icon as well, जो भी बोलते हैं. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.